मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, जीएलएस कॉलेज मझवलिया, वेस्ट चंपारण, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आप सभी जानते हैं कि बिहार सरकार द्वारा कोरोना महामारी के चलते 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाया गया है। इस कोरोना महामारी को चक्र को तोड़ने के लिए मार्च से अभी तक कई बार लॉकडाउन लगाया गया। बाहर से आने वाले लोगों के कारण और यहाँ के लोगों के सतर्क नहीं रहने के कारण कोरोना महामारी काफ़ी संख्या में बढ़ रही है। आज हम विश्व के तीसरे देश के रूप में जाने जा रहे हैं। आप सबों से आग्रह है कि घर से कम निकलें। बहुत आवश्यक कार्य हो तभी ही घर से निकलने का प्रयास करें और मुंह पर मास्क लगाकर निकलें। सरकार द्वारा WHO द्वारा निर्देशित नियमों का पालन करें। दिन भर में जो भी काढ़ा पी सकते हैं आप उसको लें, अपने ह्यूमिडिटी को बढ़ावें और सेल्फ क्वारंटाइन और ह्यूमिडिटी बढ़ाने से ही इस बीमारी से दूर रहा जा सकता है। आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि आप लोग अपने घर में सुरक्षित एवं स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना है। आगे हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में जो शेष बातें कल के व्याख्यान में रह गया था उसी पर हम चर्चा करेंगे और भारतीय इतिहास के स्रोत में जो वेद द्वारा, धार्मिक साहित्य द्वारा, ब्राह्मण ग्रंथ द्वारा और कई उपनिषद द्वारा जो हमें जानकारी मिली है उससे आगे हम आपसे बात करेंगे। और इसके मुख्य जो महाकाव्य है रामायण और महाभारत। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा पहली एवं दूसरी शताब्दी के दौरान संस्कृत भाषा में की गई थी। वाल्मीकि कृत रामायण में मूलतः 6000 श्लोक थे जो कालांतर में आगे चलकर 12000 हुए और फिर 24000 हो गए। इसे चतुर्विंशति शास्त्रीय संहिता भी कहा गया है। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड एवं उत्तरकांड नामक 7 खंडों में बटा हुआ है। कितने खंडों में बटा हुआ है? 7 खंडों में रामायण बटा हुआ है और सारे में उसका जो श्लोक है वो 24000 बाद में चल के हो गए। रामायण द्वारा उस समय की राजनीति, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का ज्ञान होता है। राम कथा पर आधारित ग्रंथों का अनुवाद सर्वप्रथम भारत से बाहर चीन में किया गया। उसे क्या कहते हैं? भूसुंडी रामायण को आदि रामायण कहा जाता है। रामायण पुरुषोत्तम राम के जीवन से संबंधित बखान किया गया है और शिक्षा और समाज को शिक्षा से प्रेरित करने का प्रयास रामायण द्वारा किया गया है।
महाभारत के रचयिता महर्षि व्यास द्वारा इस महाभारत का जो महाकाव्य है वो रामायण से भी बृहद है। इसकी रचना का मूल समय ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी माना जाता है। महाभारत में मूलतः 8,800 श्लोक थे तथा इसका नाम जय संहिता विजय संबंधित ग्रंथ था। बाद में श्लोकों की संख्या 24,000 होने के पश्चात यह वैदिक जन भारत के वंशजों की कथा होने के कारण भारत कहलाया। कालांतर में गुप्त काल में श्लोकों की संख्या बढ़ाकर 1,00,000 होने पर यह सहस्त्राब्दी संहिता या महाभारत कहलाया। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वलाय गृह सूत्र में मिलता है। वर्तमान में इस महाकाव्य में लगभग 1,00,000 श्लोकों का संकलन है। महाभारत महाकाव्य 18 पर्वों आदि सभा वन विराट उद्योग भीष्म द्रोण कर्ण शैल सत्यक स्त्री शांति अनुशासन अश्वमेध अश्रवाणी मौसम महाप्रशासनिक और स्वर्गारोहण में विभाजित है। महाभारत में हरवंश नामक परिशिष्ट है। इस महाकाव्य में तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक और धार्मिक स्थिति का ज्ञान होता है। महाभारत पांडवों और कौरवों के बीच जो लड़ाई और श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेश महाभारत में उल्लेखित है। पुराण प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहते हैं। संभवतः 5वीं 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक पुराण अस्तित्व में आ चुके थे। यह है सर्प प्रतिसर्ग वंश मनंतर और वंशानुचरित। कुल पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। पहला क्या है? ब्रह्म पुराण। दूसरा कौन है? दूसरा है पद्म पुराण। तीसरा है विष्णु पुराण। चौथा है वायु पुराण। पांचवा है भागवत पुराण। छठा है नारदीय पुराण। सातवां है मार्कंडेय पुराण। आठवां है अग्नि पुराण। नौवां है भविष्य पुराण। 10वां है ब्रह्मवैवर्त पुराण। 11वां है लिंग पुराण। 12वां है बाराह पुराण। 13वां है स्कंद पुराण। 14वां है वामन पुराण। 15वां है कूर्म पुराण। 16वां है मत्स्य पुराण। 17वां है गरुड़ पुराण और 18वां और अंतिम है ब्रह्मांड पुराण। तो पुराण से भी हमें भारत के इतिहास के स्रोत ज्ञात होते हैं। बौद्ध साहित्य के त्रिपिटक भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के उपरांत आयोजित विभिन्न बौद्ध संगीतियों में संकलित किए गए त्रिपिटक संस्कृत त्रिपिटक संभवतः सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ है। बूलर एवं रीज डेविड महोदय ने पिटक का शाब्दिक अर्थ टोकरी बताया। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। इसमें बौद्ध के बाद जैन साहित्य से भी ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। ऐतिहासिक जानकारी हेतु जैन साहित्य भी बौद्ध साहित्य की तरह ही महत्वपूर्ण है। अब तक उपलब्ध जैन साहित्य एवं संस्कृत भाषा में मिलते हैं और साथ में ये प्राकृत भाषा में भी। जैन साहित्य जैसे आगाम कहा जाता है, इसकी संख्या 12 बताई जाती है। आगे चलकर इनके उपांग में लिखे गए आगामों के साथ साथ जैन धर्म में 10 प्रवीण 6 छंद सूत्र, 1 नंदी सूत्र, 1 अनुयोग द्वार और 4 मूल सूत्र हैं। इन आगाम ग्रंथों की रचना संभवतः श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों द्वारा महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद की गई। विदेशियों का जो वर्णन किया भारत के विषय में,
पुरातत्व साक्ष्य के अंतर्गत मुख्यतः अभिलेखों, सिक्के, स्मारक, भवन मूर्तियाँ, चित्रकला आदि आते हैं। इतिहास निर्माण में सहायक पुरातत्व सामग्री में अभिलेखों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये अभिलेख अधिकांशतः स्तंभों, शिलाओं, ताम्रपत्रों, मुद्राओं, पात्रों, मूर्तियों, गुहाओं आदि में खुदे हुए मिलते हैं। यद्यपि प्राचीनतम अभिलेख मध्य एशिया के बोगजकोई नामक स्थान के करीब 1400 ईसा पूर्व में पाए गए, जिनमें अनेक वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य आदि का उल्लेख मिलता है। भारत के चित्रकला के द्वारा भी इसके स्रोत के विषय में जानकारी मिलती है। चित्रकला से हमें उस समय के जीवन के विषय में जानकारी मिलती है। अजंता के चित्रों में मानवीय भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। चित्रों में माता और शिशु या मरणशील राजकुमारी जैसे चित्रों से गुप्त काल की कलात्मक प्रकाष्ठा का पूर्ण प्रमाण मिलता है। जो मानवीय जीवन के विषय में अजंता एलोरा से हमें प्राप्त होता है, उन कलाकृतियों के आधार पर भी हम भारत के पुराने स्रोत को ज्ञात करते हैं। भारत के इतिहास पाषाण काल समस्त इतिहास के 3 कालों में विभाजित किया गया जा सकता है। प्राक इतिहास और प्रागैतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। भारत की आदम जातियाँ थी। प्रारंभिक काल में भारत में कितने प्रकार की जातियाँ निवास करती थी, उनमें आपसी संबंध किस तरह के थे आदि प्रश्न अत्यंत ही विवादित है। फिर भी नवीनतम सर्वाधिक मान्यताओं डॉक्टर BS गुहा का मत भारतवर्ष की प्रारंभिक जातियों के 6 भागों में विभक्त किया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता आज से लगभग 70 वर्ष पूर्व पाकिस्तान के पश्चिम पंजाब प्रांत के मांटगोरी जिले में स्थित हरियाणा के निवासियों को शायद इस बात का किंचित मात्र भी आभास नहीं था कि वे अपने आसपास की जमीन में दबी जिन ईंटों का प्रयोग इतने धड़के से अपने मकानों के निर्माण में कर रहे हैं, वह कोई साधारण ईंटें नहीं है, बल्कि लगभग 5000 वर्ष पुरानी और पूरी तरह विकसित सभ्यता के अवशेष हैं। इसका आभास उन्हें तब हुआ जब 1856 ईस्वी में जॉन विलियम बर्टन ने कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने हेतु ईंटों की आपूर्ति के इस खंडहरों की खुदाई प्रारंभ कराई। खुदाई के दौरान ही इस सभ्यता के प्रथम अवशेष प्राप्त हुए, जिसे इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। हड़प्पा की जो लिपि थी वो सर्वाधिक पुराना लगभग 1853 ईस्वी में मिला था, पर स्पष्टतः यह लिपि 1923 ईस्वी तक प्रकाश में आई। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल्य चिन्ह एवं 205 से 400 तक अक्षर हैं, जो सेल खड़ी और आयताकार मुहरों, तांबे और गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी। यह लिपि अभी तक गढ़ी नहीं जा सकी। यह लिपि में प्राप्त सबसे बड़े लेख में करीब 17 चिन्ह हैं। कालीबंगा के उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के टिकरों पर उत्कीर्ण चिन्ह अपने पूर्ववर्ती दाहिने चिन्ह को काटते हैं। इस आधार पर ब्रजवासी लाल ने यह निष्कर्ष निकालते हैं कि सिंधु लिपि दाहिने ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। हड़प्पा सभ्यता की मृण मूर्तियां हड़प्पा सभ्यता के निर्माण मिट्टी से किया गया है। इन मृण मूर्तियों का मानव के अतिरिक्त पशु पक्षियों में बैल, भैंसा, बकरा, बाघ, शुअर, गेंडा, भालू, बंदर, मोर, तोता, बतख एवं कबूतर की मूर्तियां मिली हैं। मानव मूर्तियां ठोस है, पर पशुओं की खोखली। नर एवं नारी मूर्तियों में सर्वाधिक नारी मूर्तियां ठोस है, पर पशुओं की खोखली। नर एवं नारी मूर्तियों में सर्वाधिक नारियां की मूर्ति मिली है। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषताएं। नगर योजना हड़प्पा संस्कृति की
सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता थी। इसकी नगर योजना इस सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों में नगर निर्माण के समरूपता थी। नगरों के भवनों के बारे में विशिष्ट बात यह थी कि ये जाल की तरह विन्यस्त थे। हड़प्पा का जनजीवन जो था, हड़प्पा समाज और संस्कृति, हड़प्पा की संस्कृति व्यापक एवं विकास को देखने से ऐसा लगता है कि इस सभ्यता किसी केंद्रीय शक्ति को संचालित होती थी। और वैसे ये प्रश्न अभी विवाद का विषय बना हुआ है। फिर भी चूंकि हड़प्पा वासी वाणिज्य की ओर अधिक आकर्षित थे, इसलिए ऐसा माना जाता है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता का शासक वणिक वर्गों के हाथ में ही था। व्हीलर ने सिंध प्रदेश के लोगों के शासन को मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन कहा और उसमें धर्म की महत्ता को स्वीकार किया। स्टुअर्ट पिंकांग महोदय ने कहा, मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। मैके के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन एक प्रतिनिधि शासक के हाथ में था। प्राचीन भारतीय के कोई तिथि कर्मानुसार इतिहास में सुरक्षित नहीं रखा गया है। सबसे प्राचीन सुनिश्चित तिथि जो हमें ज्ञात है वो 326 ईस्वी पूर्व है, जब मकदूनिया के राजा सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। इस तिथि से पहले की घटनाओं का तारतम्य जोड़कर हम साहित्य में सुरक्षित ऐतिहासिक अनुश्रुतियों का उपयोग करके भारत का इतिहास 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक पहुंच जाता है। इस काल में भारत काबुल की घाटी से लेकर गोदावरी तक के जनपदों में विभाजित था। प्राचीन भारत 1200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व से 240 ईस्वी तक भारतीय इतिहास प्राचीन भारत का इतिहास कहलाता है। इसके बाद के भारत को मध्यकालीन भारत कहते हैं, जिनमें मुख्यतः मुस्लिम शासकों का प्रभुत्व रहा था। मौर्य और शुंग, मौर्य काल, मौर्य साम्राज्य एवं शुंग काल, इसके गुप्त काल, इन सब चीज़ों से हमें भारत के प्राचीन भारत के इतिहास के कुछ स्रोत मिलते हैं। और आज हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आगे पुनः किसी दूसरे विषय पर आपसे हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।